हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2025 एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस टाइप का यहां पर आया हुआ है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस थोड़ा सा हम लोग करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस अगर स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। पेपर एनालिसिस जो मैं यहाँ पर करवाऊँगा और थोड़ा ध्यान से जो है करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर बहुत ही सिंपल आया है बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से और अच्छे से इसे समझेंगे। देखिए 1 से 15 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसमें आपको क्या दे रखा है कि 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 26 आपके पास में ये है और 91 आपके पास में ये है। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 2 और 91 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 7। तो कॉमन क्या निकल रहा है मेरे भाई 13। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 13, यानी 13 से 26 भी डिवाइड होगा और 13 से 91 भी डिवाइड होगा। में से क्या होती है वह संख्या होती है जो उन संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका जो है इसका सही होगा। सी ऑप्शन 13 आपका जो है सही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। तो द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 यह आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मूलों का क्या निकालना है, अपन को योग निकालना है। तो मूलों का योग कैसे निकालेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। अगर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के क्या हो, 2 मूल हो। तो इसी प्रकार इसको भी क्या लिख देंगे हम लोग x² माइनस का 7x + 10। तो मूलों का गुणनफल तो 10 आ गया और मूलों का योग कितना आ गया -7, क्योंकि माइनस यहाँ पर है और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसको इसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मूलों का योग कितना है भाई यहाँ पर 7, मूलों का योग कितना है 7। तो द ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x + y = 10, x + y = 10 पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x - y = 6। तो x और y के अपन को मान यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। तो देखो इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है ना, यहाँ पर y तो कैंसिल, x में x जोड़ा, क्योंकि दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो ये 2x और 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, 2 से कैंसिल करो, x बराबर कितना आया 8, ठीक है। अब x का मान या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो। अगर यहाँ देखो मैं सेकंड में रख रहा हूँ तो 8 माइनस का y बराबर 6, तो y को उधर लेके जाएंगे तो 6 को इधर लाओ, 8 माइनस 6 कितना 2, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास में 8 आया और y का मान कितना आया 2 आया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो थर्ड का ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, विभक्तिकर d का मान निकालना है। द्विघात समीकरण x² + bx + c, इसमें विभक्तिकर d का जो मान होता है वो क्या होता है b² माइनस का 4ac होता है, ये विभक्तिकर कहलाता है, ठीक है। b² माइनस 4ac क्या कहलाता है, विभक्तिकर कहलाता है। फिर अपन देखते हैं कि इसका मान 0 से ज़्यादा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर होगा तो मूल बराबर हो जाएंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर होगा तो मूल बराबर हो जाएंगे। 0 से छोटा है इसका मान लो तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यह आएगा b² - 4ac। तो ये कौन से ऑप्शन में आपके, ये आपके बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में भाई, ये आपके बी ऑप्शन में आपके हैं, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो आप पांचवा, पहले का पांचवा देखिए। आपको दे रखा है AP 7, 13, 19, 25 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। एक आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19, 25 और इसका कौन सा पद अपन को निकालना है, 12वां पद निकालना है, ठीक है भाई।
कौन सा पद निकालना अपन को इसमें, 12 पद निकालना। तो मैंने A12 का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, A + 11D, क्योंकि AN बराबर क्या होता है, A + n-1 × D। n से 1 कम होता है तो 12 से 1 कम आ गया, तो A का मान तो कितना है 7 है, D का मान क्या आएगा, 13 में 7 गया तो 6, तो A का मान 7 रख दो 11, और D का मान क्या रख देंगे 6 रख देंगे। तो 11 6 के 66 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 6 7 13 73। तो 73 आपके किस ऑप्शन में है, 73 आपके जो है भाई सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक आपको डायग्राम दिया गया है इस तरीके से, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, एक आपको डायग्राम दिया गया है इसमें कि DE जो है किसके समांतर है, BC के, यानी DE भुजा इस BC के समांतर है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि ये वाली भुजा इसके अनुपात से और ये वाली भुजा इसके अनुपात से, ठीक है, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 4/6 बराबर होगा x/9 के। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिये 6, फिर 3 से इसको काट दो, 3 तिये 9, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 6। तो ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में आपके है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको ए बी एक वृत्त का व्यास दे रखा है, ए के निर्देशांक आपको 3, -10 है, बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी ये जो है बराबर है, यानी ओ क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो जब अगर ये मध्य बिंदु है तो आप लोगों ने बताया पढ़ा होगा x1 y1 ये होता है और ये x2 y2 होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो 3 और 1 4/2, -10 + 4 -6 और बटे 2। तो इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, 2 दूना 4 और 2 तिये 6, और 2, -3। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है आपके, ये आपके आ रहा है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्वेश्चन देखो बेटा, साइन 60 डिग्री का मान आपको दे रखा है। तो साइन 60 का मान आपको पता है डायरेक्ट √3/2, क्योंकि 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1। ठीक है, ये साइन 0 का मान है, ये 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो √3/2 ये किस ऑप्शन में है आपके, ये ए ऑप्शन में आपके है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 √3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्यास कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष है, इसकी छाया 10 √3 मीटर है, और यहाँ पर ये जो है एंगल बना रहा है तीठा मान लो। ठीक है, तो तीठा के सामने वाली भुजा लंब है और नीचे कितना है आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। तो 10 तीठा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 10 और आधार कितना है 10 √3। 10 से 10 आपका कट गया, 1/√3। ठीक है, तो 10 तीठा ये किस में मान है 10 तीठा का, ये अपने हैं 1/√3 किसका मान होता है 10 के अंदर। तो 10 30 का मान होता है ना, तो तीठा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तीठा बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर आंसर सही होगा, ऑप्शन द सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th क्वेश्चन है कि किसी बाहरी बिंदु से, या आपके पास में एक वृत्त है, इस बाहरी बिंदु P मान लो, इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन, ओनली और ओनली केवल 2 स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा P है, एक स्पर्श रेखा P भी है, और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है बराबर भी होती है। तो आंसर क्या है 2 इसका होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपके है। ठीक है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले
वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो केंद्र पर तीठा कोण बनाता है। जो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? तीठा कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड देखो कैसे होता है, ये वृत्त है, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। तो ये भी आर होती है, ये भी आर होती है, और केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? तीठा बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर तीठा बटे 360 डिग्री, जो कि आपके किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? यह आपके है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसका आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब आर की जगह 3 आ जाएगा, इससे ये कट गया। तो 4 पाई और 3 से एक पावर कम हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9 का गुणा 4 में क्या? तो 36 पाई। तो ये किस ऑप्शन में है आपके? 36 पाई। तो 36 पाई आपके जो आ रहा है वो आ रहा है अपने सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। फिर 13वां देखो आप लोग। 13वां क्या? बेलन के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, आपने बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई अगर बेलन की h है, तो इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा यानी CSA, टोटल सरफेस एरिया तो TSA होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? CSA होता है। तो ये होता है 2 पाई RH। ये किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? ये अपने है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप 14वां क्वेश्चन देखिए। एक पांसे को फेंकने पर 6 अंक आने की क्या प्रायिकता है? भाई आप पांसे को फेंकते हैं तो पांसे पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो 6 तो इनमें से एक ही बार आएगा। भाई फेंकेंगे तो या एक ही बार आएगा ना 6। तो भाई एक बार अगर पांसे को फेंकेंगे तो 6 आने की संभावना तो एक ही बार है, तो 1 है। और टोटल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 6। तो 6 में से 6 कितनी बार आएगा? एक बार। तो अनुकूल स्थितियाँ हैं, 1 बन रही है। भाई 6 तो जब एक बार फेंकेंगे तो 6 एक ही बार आएगा ना। और टोटल में कितने हैं परिणाम? 6। तो 1/6 अपना इसका राइट आंसर। और ये किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? ये अपने है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। ठीक है, लास्ट इसका फर्स्ट का 15वां क्वेश्चन। आपको माध्य निकालना है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। इसका क्या निकालना है भाई? माध्य हम लोगों को निकालना है। एवरेज जो है इसका निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका एवरेज। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियाँ देखो कितनी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो राशियों का योग तो ऊपर आ जाएगा बटे राशियों की कुल संख्या आ जाएगी। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 20 कितने हो जाएंगे भाई? 35 और 20 कितने हो जाएंगे? 55, 55 और 8 63। तो 7 9 63। 9 आपका आंसर होगा। और 9 किस ऑप्शन में है? 9 आपके है सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे छोटे छोटे भाई। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे थोड़े से हम लोग जो है रेगिस्तान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि रेगिस्तान से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे इसने कि रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2। आप लोगों को मैंने बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, यहाँ बराबर 0 होता है। ये समीकरण युग्म होता है। तो इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, इसमें क्या होगा? रेखाओं के कितने हल होंगे? तो इस कंडीशन में जो रेखाओं के हल होंगे वो कितने होंगे भाई? अनंत हल होंगे। और आपसे पूछा जाए कि रेखाएं कैसी होगी? संपाती होंगी। तो अनंत हल जो है इसके अंदर भराऊं आएगा। ठीक है भाई, और रेखाएं संपाती होंगी और अनंत हल इसके निकलेंगे। ठीक है, और निकाय कैसा होगा? संगत होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखिए आप इसका, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपने देखा होगा कोई भी आपके पास में जैसे वृत्त है, यह केंद्र से इस पर आप अगर स्पर्श रेखा पर अगर लंब डाल दें तो ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करे, तो मान लो P पर स्पर्श कर रही है, ये एक L आपकी एक रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है और त्रिज्या यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी R जो है वो लंब है किस पर, L पर। तो इसमें क्या आ जाएगा, लंब आपको लिखना पड़ेगा कि भाई त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखो आप, ठीक है भाई, 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनता है। देखो आप लोग, जब घड़ी की पूरी, जब ये 60 मिनट घूमेगी, भाई पूरा एक चक्कर जो है 60 मिनट में पूरा करेगी घड़ी की सुई, तो 60 मिनट में 360 डिग्री जो है ये घूम जाती है। पूरा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। घड़ी की मिनट की सुई पूरा चक्कर 60 मिनट में पूरा करेगी, यानी 360 डिग्री घूमेगी वो। तो मेरे को एक बात बताओ, 0 से 0 आपका कैंसिल, 6 एकम 6, यानी कि 1 मिनट में 6 से कट गए 6 बार, तो यानी घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। आगे बात समझ में, यानी घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का जो है कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बना लेगी, तो 6 डिग्री आपका इसमें भराव आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु का आयतन बताओ आप लोग। इसमें बोला हुआ है अगर मान लो शंकु की त्रिज्या क्या है, r है, और ऊंचाई क्या है, h है, तो शंकु का आयतन होगा वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, तो ये इसमें भरा हुआ आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह आपके पास में मान लो एक वृत्त का व्यास है जो कि वृत्त के केंद्र से क्या है, गुजर रहा है। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, ये एक स्पर्श रेखा खींच दी और ये एक दूसरी स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, तो ये आपस में क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है भाई। तो इसमें समांतर जो है आपका भराव आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, यानी माध्यिका को माध्यक बोलते हैं, प्लस 2 गुणा -2 गुणा माध्य। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसको इधर कर लो आप, तो बहुलक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, भाई ये इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये ऐसे कैसे रह जाएगा, 3 गुणा माध्यक, यानी 3 गुणा माध्यक का जो मान होगा वो बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होगा, तो ये इसके अंदर जो है फिल होगा भाई, ठीक है। तो ये भी इजी है, रेगिस्तान वाली भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग अति लघुरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड हमको करने हैं। तो क्या कहेंगे, 5 है तो 5 का भाग लगा दो, अभाज्य संख्याओं का भाग लगेगा, तो 5 का भाग 3 में जा रहा, 38 में जाएगा, 5 7 35, ठीक है। फिर 3 2 32, 5 6 30, फिर 2 बचेगा, 5 हम 25, फिर 5 का लग जाएगा क्योंकि काय का 5 है, तो 5 एकम 5 26, 5 हम 25, फिर 5 दिए 15, फिर 3 का लगा दो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 का लग जाएगा, 17 3 51 होते ना, 17 बार चल जाएगा, 17 का भाग लगेगा आप केवल। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ये अपना आंसर, ठीक है भाई। या 3 का पहले लगा दो, फिर 5 का लगा देते, फिर 17 का लगा देते, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कीजिए। देखो आपको दे रखा है किसी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसके मूलों का योग -3 है और गुणनफल कितना है, 2 है। तो माना किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, मान लो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल है अल्फा और बीटा, तो योग आपको दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। इस तरह से द्विघात समीकरण आप लोग निकाल सकते हो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका जो है आंसर आने वाला है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, एक एपी है 3 8 13 18, इसका कौन सा पद जो है 78 है। तो मान लिया हम लोगों ने कि इसका जो है nवां पद जो है क्या है 78 है। तो nवां पद है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d बराबर 78 आएगा। a का मान कितना है 3 है, n माइनस 1, और d का मान क्या है 8 में से 3, दूसरे में से पहले को घटाओगे ना तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं सोल्व कर लेता हूँ आगे। 78 में से 3 जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा 75, 5 से इसको कैंसिल करो, n माइनस 1 बराबर 15, तो प्लस 1 इधर भेजो 16, यानी इस समांतर श्रेणी का 16वां पद ही क्या है 78 है। तो यह आपका आंसर आएगा राइट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो फोर्थ क्वेश्चन है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, इसका मान अपन को निकालना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 3, 2 का गुणा 2 में क्या है 4, 1 का गुणा 1 में क्या है 1, 2 का गुणा 2 में क्या है 4, तो लघुत्तम कितना लेंगे 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कितना होगा भाई 1। तो ये अपना आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। आपको दे रखा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु ये है और ये मीनार है आपकी, तो मीनार के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भाई ये मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है, इससे 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक बिंदु है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपन को निकालनी है, तो मान लिया मैंने मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और बचा जो आधार है, तो यहाँ पर क्या लगेगा tan ही लगेगा ना, tan थीटा यानी tan 30 लंब बटे आधार। तो लंब क्या है कोण के सामने वाली भुजा और आधार क्या है नीचे वाली 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो h/30। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे भाई, तो √3h बराबर कितना आ जाएगा 30, तो √3h, इस 3 को मैं क्या लिख 3 गुणा 10 लिख सकता हूँ क्या, फिर इस 3 को मैं √3 गुणा √3 कर सकता हूँ क्या, और √3 का भाग लग जाएगा नीचे, h का मान निकालेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, h बराबर 10√3 मीटर। ये अपना आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो कि अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में पूछे गए थे भाई। ठीक है, अब हम लोग लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है पढ़ने वाले हैं। शो नंबर 4 है कि 3 + 2√5 ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 जो है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करके मान लेते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और p और q क्या होनी चाहिए पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 2√5 p/q, इस 3 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p/q माइनस का 3, और 2 का भाग लगा देंगे, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू p/q माइनस 3। अब देखो हम लोगों ने इसको क्या मानी थी, परिमेय मानी थी, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक बात बताओ आप, p/q परिमेय निकल रहा है, 3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, और 1/2 भी परिमेय संख्या, परिमेय का गुणा परिमेय में करेंगे तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये √5 क्या आ रही है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है ना हमको, हो रही कि नहीं हो रही। तो √5 एक परिमेय संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है हमको। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है इसलिए ही क्या है
हाँ, जो हमने माना था, जो हमने कल्पना की थी, ये तो इसका विरोधाभास हो गया। तो 3 + 2 √5 जो होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से जो है इसको करना था भाई, ठीक है। जो माना परिमेय था तो इसका विरोधाभास निकल गया, इसलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, एक आपको x² माइनस का 2x माइनस 8, ठीक है, इसके शून्यक निकालने हैं और इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी हम लोगों को करनी है, ठीक है भाई। तो इसको कहीं के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे अगर शून्यक निकालने हैं तो मुझे ऐसी दो संख्या चाहिए कि 8 का गुणा 1 में करें तो 8 और बीच में क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए। तो x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ रहा है, 4 में से 2 गए तो 2 आ रहा है और माइनस ये है ही। तो x² माइनस इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालो और यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ x कॉमन आएगा, x माइनस का 4 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 का भाग इसमें भी लगाओ इसमें भी लगाओ, प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 8 में लगाया 4 बार। अब यहाँ से x माइनस 4 को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे और ये आ जाएगा अपने पास में x + 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। तो एक शून्यक तो आपका अल्फा आ गया, दूसरा शून्यक आपका क्या आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। अब इसके क्या करनी है, अपन को सत्यता की जो है जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं आप लोगों को मैंने बताया था कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो ये देखो, ये a का मान है ax² + bx + c, तो चिन्ह सहित लेना है। a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -8 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a का मान कितना है, 1 है, b का मान -2 है और c का मान क्या है बच्चों, -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 में से 2, 4 + -2 और -b, तो माइनस तो यही -2/1 और इधर आ जाएगा 4 गुणा -2 और c/a यानी कि -8/1 बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक करेंगे। देखें 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस माइनस प्लस ये 2, तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो इस संबंध की सत्यता की जांच हो गई यानी सही है। और ये -8 आ जाएगा, 4 का गुणा -2 में करेंगे और -8, तो ये भी बराबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपसे बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं हम लोग बड़ा कोण तो हम लोग मान लेते हैं x है और छोटा कोण हम लोग मान लेते हैं y है। तो संपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समीकरण नंबर 1। फिर आपसे ये दूसरा समीकरण क्या बोलना चाह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। बड़ा कोण x है और छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो इसको एक काम करो, अंदर लेके आओ, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 18। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। 180 और 18 कितने हो जाएंगे भाई, 198 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। 2 से आप इसको कैंसिल कर दो तो 2 9 18, फिर 2 9 18 यानी x का मान आ जाएगा 99। अब 99 का मान आप लोग क्या रखोगे, यहाँ पर रख दोगे, क्योंकि दोनों का योग कितना 180 है। तो छोटा कोण क्या आ जाएगा भाई, 180 आ रहा ना, तो छोटा कोण आ जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दोनों का योग देखो आप, 9 8 17, 9 1 10, 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, एक बिंदु 4,-3 है, दूसरा बिंदु 8,5 है, जिसको मैंने A और B मान लिया। तो एक बिंदु P है जो इस A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 3:1 में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक हम लोगों को निकालने हैं कि P के क्या निर्देशांक होंगे, x क्या होगा और y क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये होता है m और ये होता है n, ये होता है x1 ये y1,
ये होता है x2 और ये y2। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, p के अगर निर्देशांक निकालने हैं तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y निर्देशांक कैसे निकालते हैं, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो बस 3 का गुणा 8 में करो, 1 का गुणा 4 में करो, और नीचे क्या आएगा m प्लस n, यानी 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 5 में करो और 1 का गुणा -3 में करो, और नीचे आ जाएगा 4, 3 और 1 4, 8 3 24 और 4 28, 28 में 4 का भाग देंगे कितना है 7, 3 और 5 15, प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 12, 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे 7,3 आएगा। ठीक है भाई, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, इसके शिखर पर क्या लगी हुई है, एक मीनार आपके यहाँ पे लगी हुई है। मान लो जी ये क्या है, एक मीनार आपके है, ठीक है, भूमि ये 20 मीटर की एक भवन है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। भाई भूमि का एक बिंदु ये है, इससे 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार मीनार के तल, तो तल का तो ये कोण बनेगा और शिखर का ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, तो तल से तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 45 का बन रहा है। तल से तो 45 का बन रहा है, तो तल से कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, और शिखर से जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये संचार मीनार है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अपन को जो है निकालनी है। ठीक है, और ये 20 मीटर आपकी ये, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, इस पर एक मीनार लगी हुई है, इसके तल से तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है बिंदु से, और इसके शिखर से इस बिंदु का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार 45 देख लो। इसको मान लो आप, जैसे इसको पूरी को यहाँ से यहाँ तक x मान लो। ठीक है, ABC त्रिभुज आप लोग मान सकते हो, ये समकोण त्रिभुज है पूरा का पूरा। इसमें 45 देखो, यहाँ से ये वाला नाम दे दो, चलो इसको, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो त्रिभुज ABC में 10 45 क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 20 और आधार कितना है अपना x, तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 20 बटे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज इस पूरे में लेंगे DBC में, तो 10 60 बन रहा है, 10 60 के सामने वाली भुजा पूरी ये यानी 20 प्लस h, तो 10 60 20 प्लस h, लंब बटे आधार सेम x है ही, तो 10 60 का मान क्या होता है √3, 20 प्लस h, x का मान कितना है बेटा यहाँ पर 20 निकला है, इसका गुणा इससे करेंगे तो 20 √3 और 20 प्लस h, 20 को इधर लेके आओ, तो 20 √3 माइनस का 20 बराबर कितना h, तो 20 कॉमन ले लो, 20 √3 माइनस 1 बराबर h, ये इतने मीटर, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर इसका अपना आंसर आएगा। √3 का मान भी रख सकते हो आप लोग 1.732, उससे रखकर भी सोल्व हो जाएगा आगे तक। ठीक है, इतना मीटर जो है हमारा आंसर आने वाला है संचार मीनार का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उस पर क्या है एक चाप है, तो चाप मान लो ये एक AB चाप है, वो उसके केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चाप द्वारा जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा ये वाला, ये क्षेत्रफल का हमको आंसर निकालना है। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई कितना है 22 बटे 7, r कितना है 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, और थीटा कितना है 60 डिग्री है, और बटे कितना है 360, तो 60 से इसको काट दो 6 बार, 7 से काटो 3 बार, 3 से काटो इसको 2 बार, 2 से काटो इसको 11 बार, 11 गुणा 21, तो 11 गुणा 21 इसका आंसर आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक ठोस अर्धगोला है, उस पर एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है। ठोस अर्धगोले पे क्या खड़ा हुआ है, शंकु जो है खड़ा हुआ है। तो ये ठोस अर्धगोला मान लो, ये अर्धगोला है, इस पे हम लोगों ने एक शंकु खड़ा कर दिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है, और फिर ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है। अब आपको ये क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़ा शंकु है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो आपको पता चल गया है कि त्रिज्या तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी h कितना मान है, h का भी 1 सेंटीमीटर है, यानी r और h 1 ही सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों के मान। अब इस ठोस का आयतन निकालो, इस पूरे का आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो सोल्व कर लो इसको। अब 1/3 r, 1/3 पाई को बाहर निकालेंगे और आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो h बचेगा यहाँ, तो इसका भाग इसमें लगाया तो h बचा, 1/3 बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, तो 2 एक r बचेगा। तो 1/3 पाई, आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, h का मतलब 1, r का मतलब कितना 1, तो 2 कम 2, 2 और 1 3, तो 1/3 पाई इंटू 1 और 3, 3 से 3 आपका कट गया, बचा क्या, केवल पाई। तो पाई के पदों में ही अपन को आंसर चाहिए था, तो पाई अपना आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। आयतन है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन में क्या लगेगा, घात क्यूब लगेगा, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका माध्य अपन को निकालना है, ठीक है। वर्ग आपको ये दे रखे हैं और ये इसकी बारंबारता आपके सामने है, ठीक है। तो माध्य निकालना है हमको, तो सारणी बनानी पड़ेगी। xi के मान निकालो यहाँ पर। xi के मान क्या होते हैं, मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, या मध्य मान भी इसको बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, मतलब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 45 और 55 कितने हो जाएंगे भाई, 90, 100, 50, ये 50 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, ये 60 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 130 और 140, 70 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 160 में, इन दोनों को जोड़ो 160, 160 में 2 का भाग दो, 80। इन दोनों को जोड़ो, 180 में 2 का भाग दो, 90, ठीक है। तो ये वर्ग चिन्ह आ गया। इनका टोटल करो आप लोग, कितना हो जाएंगे, 11 और 8 19, 19 29, 29 और 6 35। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 35, यानी बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। फिर क्या निकालेंगे अपन, fi इंटू xi। तो इसका गुणा इसमें करो, 3 पंजे 15, इसका गुणा इसमें करो 600 और 11 7 77, ठीक है। 8 गुणा 80 करो तो ये 64 और 9 तिये 27, 270, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, योग करेंगे ना, तो सिग्मा fi सभी का योग कर लो आप लोग, इन सभी, तो इन सभी का योग आएगा 2430, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य होता है x बार, ये माध्य होता है ना x बार, तो होता है सिग्मा fi xi बटे n। n का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का योग सिग्मा fi। तो 2430, इसमें आप किसका भाग दोगे, 35 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 69.4285, ये अपना आंसर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये माध्य निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक थैले में क्या है, 3 तो लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, और उनमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। तो इस बात की प्रायिकता निकालो कि निकाली गई गेंद क्या हो, लाल हो। अगर निकाली गई गेंद लाल है, ठीक है, तो 3 और 5 कुल गेंदें तो 8 है, तो टोटल परिणाम तो 8, और इसमें भी टोटल परिणाम कितना आ जाएगा, 8। अब निकाली गई लाल है, तो लाल इन तीनों में से कोई एक निकलेगी ना, तो यहाँ 3 अनुकूल स्थितियाँ आएगी, यानी लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/8। और काली है, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो वो गेंद कैसी होगी, फिर काली होनी चाहिए भाई। निकाली गई गेंद जो 8 है, इनमें से एक गेंद निकाल ली, तो वो काली लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल नहीं है तो फिर काली होनी चाहिए। तो काली गेंद निकालने की अनुकूल स्थिति कितनी, 5, तो 5 काली में से एक निकालेंगे ना कोई भी, तो 5/8। तो निकाली गई गेंद लाल हो, उसकी प्रायिकता 3/8 है, और लाल नहीं हो यानी वो काली है, तो 5/8 आएगी उसकी प्रायिकता, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आप लोग दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं।
कोई समांतर श्रेणी उसका 31वां पद ज्ञात करना है। अगर उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद अगर 73 है तो 31वां पद कैसे निकालोगे? तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक कम करेंगे ना, तो ए प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 डी बराबर 38। फिर 16 वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस का 15 डी बराबर कितना आ जाएगा? 73। तो ये तो 11वां पद था और ये 16वां पद था। अब दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी इस समीकरण में से इसको घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इससे करेगा 10 में से 15 गया तो माइनस का 5d। 38 में से अगर 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस का 35, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो -5 से -35 कैंसिल होगा, 5 7 35। डी बराबर कितना है? 7। अब डी का मान 7 यहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण नंबर 2 दे दो आप लोग, ठीक है। तो a प्लस का 10, डी का मान 7 रखो यहाँ पे, 70 बराबर 38। तो 38 इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 70। अब 38 माइनस 70, ठीक है, 40 है तो 40, और ये माइनस का कितना बचेगा? 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32। तो प्रथम पद -32। अब 31वां पद आपको निकालना है, तो 31वां पद कैसे निकलेगा? इसमें से एक कम करेंगे ना, तो a प्लस का 30 डी, a का मान है -32 और 30, d का मान कितना है बेटा? d का मान है अपने पास में 7। तो 210, 210 में से क्या माइनस कर देंगे? इस 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 210 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180। 180 में से 2 माइनस करेंगे तो 178। ये अपना आंसर। तो इस समांतर श्रेणी का जो है 31वां पद आएगा वो कितना आएगा? 178 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 तथा बिंदु -2 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। तो देखो x पर अगर कोई बिंदु है तो x पर y बराबर क्या होगा? 0, और x पे x का मान x मान लिया मैंने, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, ठीक है। x पर y बराबर 0 है तो बिंदु p x, 0 मैंने मान लिया। इस p की a से दूरी और p की b से दूरी दोनों क्या है? बराबर है, यानी p a किसके बराबर है? p b के बराबर है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लगता है, ठीक है। तो अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, यानी 0 प्लस का क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि y2 - y1 होता है और y1 की जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और p भी देखो x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 ऐसे कर सकते हैं। तो x - 2 तो यह आ जाएगा x प्लस का 2, क्योंकि x2 - x1 है ना, तो x1 की जगह क्या है? -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। 0 - का 9, माइनस का 9 का स्क्वायर, ठीक। तो दोनों तरफ वर्क कर दोगे, अगर दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो अंडर रूट क्या होंगे? हट जाएंगे ना, दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएंगे। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा? 81। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, a स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह 2, a स्क्वायर - 2ab, 2 दूना 4x प्लस का 4 और 25, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और ये 81, ठीक है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a की जगह x, b की जगह 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब इस -4x को इधर भेज दो और इसको इधर लेके आओ, या फिर 4x को इधर लेके आओ तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, और इसको इधर भेज दो 81 माइनस का 25 को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x। ये कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया तो कितना आया? 6, 7 में से 2 गया तो 5, 8 7 56, और माइनस हो रहे तो x बराबर माइनस का 7, यानी वो x पर जो बिंदु होगा वो क्या माना था मैंने? x, 0 माना था ना, x की जगह -7 वहाँ पर रख दो, तो माइनस का 7, 0, ये अपना आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में एक कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। तो वर्ग तो आपको दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 129, और इनकी बारंबारता 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, इसकी बारंबारता ये है और इसकी ये है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं बहुलक के लिए। बहुलक के लिए क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा बारंबारता देते हैं, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता को क्या मानते हैं? F1, ठीक है। इसको मानेंगे F0 और इसको मानेंगे
F2, और F1 के सामने वाला ही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग में L बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा ये वाला। और H क्या हो जाएगा, इन सभी का अंतर 80 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, सब में अंतर कितने का है, 20 का। तो H का मान 20। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुलक का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणा H। L क्या होती है, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की कितनी है, 60। F1 कितना है, 61। F0 कितना है, 52। तो 2 गुणा 61 और F0 कितना है, 52, और F2 कितना है, 38, और H कितना है बेटा, 20। तो 60, यह आ जाएगा 9, और 61 का दोगुना करेंगे, 6 दूना 12, 2 122, ठीक है 122। और ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 10 90 इंटू 20। तो 60 प्लस 9 गुणा 20, 122 में से 90 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 30 32, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल कर दो, 4 पंजे 20, 4 8 32। तो यह आ जाएगा 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8, ठीक है। अब 45 में आप 8 का भाग लगाओ सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5.625। तो 60 में 5 जोड़ दो, 65.625, ये तुम्हारा बहुलक है, ठीक है ना। देखिए अब निबंधात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से ये अथवा में है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। इसके मूलों की क्या निकालनी है, प्रकृति निकालनी है। अब द्विघात समीकरण तो 2 मूल है, उन दोनों मूलों की जो है प्रकृति निकालनी है। कैसे, इसके मूलों की प्रकृति बताओ, एक अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, माइनस का 6 है, c बराबर कितना है, 3 है। तो विभक्ति कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac, b का मान कितना, -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, फिर 4, a का मान कितना आ जाएगा, 2, और c का मान 3। तो 36, 4 दूना 8 3 24। तो 36 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 6 12। अब 12 का मान 0 से बड़ा है, यानी d का मान भी क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से जब भी बड़ा होता है तो मूलों का क्या होता है, अस्तित्व होता है कि नहीं होता, मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पर क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि से इसका मूल निकाल लो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये श्रीधर आचार्य सूत्र होता है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, माइनस पहले से है, b का मान -6 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, भाई माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना। और बी स्क्वायर कितना, -4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का डायरेक्ट मान निकाला 12, ठीक है। तो इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मान रखने की। और 2 इंटू ए का मान 2 है, 2 का गुणा 2 से करेगा तो 4, 6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, और यहाँ 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 2√3 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो यह आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ ऊपर से, तो 2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया, √3 बटे 4। 2 से इसको कैंसिल करो तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 बार कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से। तो ये इसके 2 मूल आ गए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 प्लस √3 बटे 2, एक मूल तो ये है और एक 3 माइनस √3 बटे 2, एक x का मान ये रहा, एक का मान ये रहा। इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है भाई। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का देखो, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। मान लो किसी ने ये किया हो अथवा में समकोण त्रिभुज वाला। देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, कि आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है जो कि इसके आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो दे रखा है, कर्ण की लंबाई वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। एक तो कर्ण दे रखी है, तो आधार और लंब निकालो, मतलब आधार ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया, माना इसकी एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार मैंने मान लिया x प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 7 कम है कि नहीं है।
देखो इससे 7 कम है कि नहीं, ये ऊंचाई है ना इसकी, तो ये 7 कम आ रही है ना, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन, ऊंचाई। तो ऊंचाई x है, ये आधार, तो इसको तो बेस मान लो आधार, ये अपनी क्या आ गई ऊंचाई, और ये अपना क्या आ गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या होगा x प्लस 7 का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 169, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ आ जाएगा 14x, और ये 169 में से 49 माइनस कर दो, तो 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 20, तो यानी माइनस का 120 बराबर 0 कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको अगर इसमें से माइनस करोगे 49 में से 169, ठीक है, या फिर इसको इधर ले आओ तो बराबर 120 बचेगा, मैंने इसको अंदर ले लिया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, 2 का भाग 120 में देंगे कितनी बार 60 बार, बराबर 0। अब 2 का 0 में भाग लग जाएगा तो 0 आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 60 बराबर 0। अब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा, 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें तो 60 आ जाए। ठीक है, और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 7 आ जाए। कौन है ऐसी 2 संख्या भाई, पता है क्या आपको, देखो 12 माइनस 5 और 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 में से 5 गए तो 7 आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 5x। देखो 12 में से 5 गए तो 7, और 12 पंजे कितने आ रहे हैं 60, तो माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो तो x प्लस का क्या आएगा 12, माइनस 5 कॉमन लो दोनों में से, माइनस 5 का भाग दो इसमें, तो x माइनस माइनस प्लस 5 का भाग 60 में दो 12 बराबर 0। यहाँ से इसको बाहर निकालो तो x प्लस 12 और x माइनस का क्या आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक तो माइनस 12, और इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आएगा 5। अब तुमको पता ऊंचाई जो होती है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, क्योंकि x ऊंचाई मानी थी तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये मान तो असंभव है, तो यानी x बराबर 5, ये तो क्या आ गई इसकी ऊंचाई। तो आधार क्या आ जाएगा इसका, आधार क्या माना था हम लोगों ने, आधार माना था x प्लस 7, तो 5 और 7 कितना आ जाएगा भाई, आधार आ जाएगा 12। तो अन्य 2 भुजा कौन कौन सी आएगी, ये तो कितनी आ जाएगी 5, और ये कितनी आ जाएगी 5 और 7 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 और 12 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अथवा में अगर किसी ने ये नहीं किया हो तो ये कर सकता है, ये किया हो तो ये, अगर ये नहीं किया तो ये कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी अथवा में क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर लेके आना सेक ए प्लस टेन ए के। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसका है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका पहला कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले क्या लेंगे हम लोग LHS लेंगे, LHS ये है, RHS ये है, इसको लेके चलूँगा और ये ले आऊँगा, तो √ दोनों के ऊपर लगेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए √ के अंदर। ठीक है, अब दोनों पर क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे होता है ना उसके विपरीत चिन्ह से अंश व हर में गुणा कर देते हैं। तो √ माइनस है तो 1 प्लस का साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर कर दिया, अब नीचे कर दो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, √3 गुणा √3 क्या होता है 3 होता है, तो इसमें भी क्या बचेगा ऐसे ही 1 प्लस का साइन ए भाई, √ से √ कैंसिल और ये संख्या बच जाएगी केवल ये त्रिकोणमिति पद। ठीक है, अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, और √ के अंदर आ जाएगा √a गुणा √b, अलग है ना, तो क्या होता है भाई, जैसे मैंने बताया आपको √a गुणा √b वो होता है √ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा ab, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई a क्या आएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर a के बराबर होता है। अब √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस का साइन ए बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर
कोस ए, एक में इसका भाग लगेगा, एक बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस ए, प्लस इसमें इसका भाग लग जाएगा यहाँ पर साइन ए बटे कोस ए। तो एक बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ कोण एंगल ए दे रखा है ना, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन आ जाएगा। अगर ए है तो ए, बी भी है तो बी भी आना है यहाँ पे, सी सी है तो सी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर एच एस। इस तरह से हमको ये सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, अगर किसी ने ये नहीं किया हो तो ये वाला कर सकता था वो। ठीक है, देखो इसमें कैसे करेंगे, ये आपको इसके बराबर दे रखा है, तो टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट। टेन में अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, टेन 60 होता है क्या, तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1/√3 टेन में, तो टेन 30 के बराबर होता है क्या, तो ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको क्या मिल गई, दो समीकरण, एक समीकरण 1, समीकरण 2। विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं क्या इसको, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ए और ए कितना आएगा यहाँ पे 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, 2 से आपका कैंसिल हुआ, ए बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए बराबर कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। अब ए का बल है तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 2 से देख लो, 45 माइनस बी बराबर 30, तो बी कितना आ जाएगा 45 माइनस 30, 15 डिग्री, यानी ए का मान तो 45 और बी का मान 15 डिग्री। ठीक है, जब जाके जो है समीकरण संतुष्ट होगी, ये पहली समीकरण और ये इस तरह से दूसरी समीकरण। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रश्न लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निबंधात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें भी अथवा में है, पहले में तो माध्यक निकालना, माध्यक का मतलब माध्यिका निकालना, और अथवा वाले में, दूसरे वाले में आपको माध्य निकालना है। ठीक है, तो पहला हम लोग करते हैं, आपको वर्ग दे रखा है और उसकी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ठीक है, सब में कितने का अंतर है, यहाँ पे 20-20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें माध्यिका निकालनी है, यानी माध्यक निकालना है, तो संचय बारंबारता चाहिए। तो संचय बारंबारता का मतलब सी एफ। तो ये 4 ऐसे कैसे आएगा, ये 4 5 में जुड़ेगा 9 आ जाएगा, 9 13 में जुड़ेगा 22 आ जाएगा, 22 20 में जुड़ेगा 42 आ जाएगा, 42 14 में जुड़ेगा तो 56 आ जाएगा, 56 8 में जुड़ेगा तो 64, और 64 4 में जुड़ेगा तो 68। ठीक है, और इनका टोटल कितना आएगा वो देखो आप, n बराबर इनका टोटल भी 68 ही आएगा, 4 5 9 9 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68। ठीक है, तो जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n/2। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n/2, यानी 68/2। तो 68/2 मतलब 34, तो 34 ये 34 से ठीक बड़ी सी एफ ये रही। ठीक है, तो इसके सामने ही हम लोग को सारा खेल देखना है। तो ये तो होता है एफ का मान, ये होती है सी एफ इससे ऊपर वाले वर्ग की, और ये अपने क्या है, माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग में एल बराबर क्या है 125, इनका अंतर कितना है 145 में से 125, सभी में 20-20 का अंतर है। ठीक है, और एफ क्या होगा, सॉरी ये एफ नहीं है, एफ ये है 20। ठीक है, बारंबारता एफ बराबर कितना आ जाएगा 20, और माध्यिका वर्ग से ऊपर वाला वर्ग, माध्यिका वर्ग क्या है 125 से 145। ठीक है, इससे ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, संचय बारंबारता सी एफ बराबर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 22। अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L + n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो L कितना आ जाएगा यहाँ पर, L आएगा 125, n/2 मतलब कि 34, और सी एफ कितना आ जाएगा 22, और एफ कितना आएगा भाई, एफ ये रहा 20, और एच कितना आ जाएगा, इसको पहले सोल्व करेंगे अपन, एच अपने पास में है 20। ठीक है, तो 125 प्लस 34 में से 22 चले जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 8 और 4 12, 20 से 20 आपका कैंसिल और 12, तो 125 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 2 7 12 और 1 13, 137। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी, ये जो बारंबारता बंटन आपको दे रखा है उसकी माध्यिका आएगी 137। ठीक है, अगर आप किसी ने ये नहीं कर रखा हो तो ये किया हो मान लो, तो माध्य कैसे निकालेंगे इसका माध्य निकालना भी काफ़ी सिंपल है। वर्ग दे रखा है आपको और इसकी बारंबारता दे रखी है, तो एक्स आई यानी मध्यमान वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु बोल सकते हैं। दोनों को जोड़ोगे और किसका भाग दोगे, 2 का भाग, तो 500 और ये 1020, तो 1020 में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 510 आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से ये आगे चल, इन दोनों को जोड़ोगे तो 530 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 550 आ जाएगा, फिर 570 आ जाएगा, फिर 590 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो आप इनका गुणा करेंगे ना आपस में, तो गुणा देखो क्या करो इनका, इसका गुणा इससे करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 6120। इसका गुणा इससे करो, यह आ जाएगा अपने 7420। इसका गुणा इससे करो, यह आ जाएगा 4400। और इसका गुणा इससे करो तो यह आ जाएगा अपने 3420। और इसका गुणा इससे करो तो 5900। ठीक है। अब इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, सभी को जोड़ेंगे यानी सिग्मा FI और XI, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अपने 27260। सभी को जोड़ेंगे तो 27260। और बारंबारताओं का योग करेंगे इनका सभी का, तो वो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा अपने 50। देखो 12 8 14 कितना जाएंगे, 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50। ठीक है। माध्य फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे n। n मतलब सिग्मा FI, बारंबारताओं का योग, तो यह आ रहा है 27260 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ 50। ठीक है। इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 545.20। यह अपना आंसर, यह 545.2 भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये है अपना आंसर। ठीक है। पेपर खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर कितना सिंपल था। आप वार्षिक परीक्षा में जब पेपर करेंगे तो यहाँ पर आपने जो गलतियाँ की होगी वहाँ वो गलतियाँ आपको नहीं करनी होगी। तो इस पेपर से आपको ये सीख जो है लेनी है। ठीक है भाई। तो ये पेपर का एनालिसिस हमारा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं, सारा डिटेल मेथड के साथ में। ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये पेपर का एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।